वेलकम टू आरएनक्यू एकेडमी। दोस्तों, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एमपीएससी, स्टेट सर्विस, एसएससी, बैंकिंग वगैरह एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आपको उन सब एग्जाम्स का कंप्लीट गाइडेंस आरएनक्यू एकेडमी के जरिए मिलेगा। इसलिए आरएनक्यू एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज का टॉपिक है शब्दांचा जाति या शब्दांचे प्रकार। उसे इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं और उर्दू में लफ्जों की किस्में कहते हैं। वर्ण या अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। हुर्फों से मिलकर लफ्ज बनते हैं और लफ्जों से मिलकर वाक्य यानी जुमला बनता है। वर्ण या अक्षरों को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, स्वर, स्वरादि और व्यंजन। उसी तरह वाक्य या जुमले में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को मुख्तलिफ किस्मों में बांटा जाता है। वाक्य या जुमले में इस्तेमाल होने वाले शब्दों को इन 8 किस्मों में बांटा जाता है। नंबर 1 नाम, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 विशेषण, नंबर 4 क्रियापद, नंबर 5 क्रिया विशेषण अव्यय, नंबर 6 शब्दयोगी अव्यय, नंबर 7 उभयान्वयी अव्यय, नंबर 8 केवल प्रयोगी अव्यय। ये 8 शब्द के प्रकार या शब्द की किस्में हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शब्दों की इन 8 किस्मों को इंग्लिश में क्या कहते हैं और उर्दू में क्या कहते हैं, ये भी यहाँ पर लिखा गया है। नाम को नाउन या नाम कहते हैं, सर्वनाम को प्रोनाउन या जमीर कहते हैं, विशेषण को एडजेक्टिव या इसमें सिफत कहते हैं, क्रियापद को वर्ब या फेल कहते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय को एडवर्ब या मुतालिक फेल कहते हैं, शब्द योगी अव्यय को पोस्टपोजिशन या उर्फ जार कहते हैं। इंग्लिश में प्रीपोजिशन होता है और मराठी में पोस्टपोजिशन होता है। उभयान्वयी अव्यय को कंजंक्शन या हुर्फ अत्फ कहते हैं। केवल प्रयोगी अव्यय को इंटरजेक्शन या फजाइया लफ्ज या फजाइया कलमा कहते हैं। वर्ण आपल्या तोंडावाटे निघणाऱ्या मूलध्वनींना वर्ण असे म्हणतात। हमारे मुंह से निकलने वाले मूलध्वनि यानी बुनियादी आवाजों को वर्ण कहते हैं और वर्ण को ही अक्षर कहते हैं। अक्षर के मायने होते हैं नष्ट ना होनारा या नाश ना होनारा, यानी खत्म या तबाह नहीं होने वाला। जब कोई चीज हम सुनते हैं, उसे कुछ दिनों के बाद हम भूल सकते हैं, लेकिन लिखी हुई चीज हमेशा बरकरार रहती है, हमेशा कायम रहती है और लिखने के लिए अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए अक्षरों को नष्ट न होनारे या नाश न होनारे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? शब्द को इंग्लिश में वर्ड कहते हैं और उर्दू में लफ्ज कहते हैं। ठराविक या विशिष्ट कर्माने आलेल्या अक्षरांच्या समूहाला काही अर्थ प्राप्त झाला तर त्याला शब्द असे म्हणतात। जब किसी मुकर्रर या खास तरतीब से आने वाले अक्षरों के मजमुए को कुछ मायने हासिल होते हैं, तब उसे शब्द कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहां पर देखिए शब्द खबर। खबर ये 3 अक्षरों से मिलकर बना है, ख, ब और र। जब ये 3 अक्षर एक खास या एक मुकर्रर तरतीब से इस्तेमाल हुए हैं तो इन्हें कुछ मायने हासिल हुए हैं और ये खबर शब्द बना है। उसी तरह शब्द कदर, जब क, द और र ये 3 अक्षर एक खास या एक मुकर्रर तरतीब से इस्तेमाल हुए हैं या आए हैं, तब उन्हें कुछ मायने हासिल हुए हैं और उससे कदर ये शब्द बना है। पहले ख आया है, फिर ब आया है और ब के बाद र आया है, तो उससे खबर ये शब्द बना है। उसी तरह क के बाद द आया है और द के बाद र आया है, तो इससे कदर ये शब्द बना है। मराठी व्याकरणात शब्दांना पद असे म्हणतात। वाक्य शब्दांनी किंवा पदांनी बनलेले असते।
मराठी ग्रामर में शब्द को ही पद कहते हैं और वाक्य शब्दों से या पद से मिलकर बना हुआ होता है। मिसाल के तौर पर यह वाक्य देखिए, ती इंग्रजीत बोलू शकते। इस वाक्य में 4 शब्द या 4 पद इस्तेमाल किए गए हैं, यानी यह वाक्य 4 शब्दों से या 4 पद से मिलकर बना है। ती इंग्रजीत बोलू शकते। मराठी ग्रामर में पद और शब्द में थोड़ा फर्क है, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जाता है या इग्नोर किया जाता है। तो पद किसे कहते हैं? वाक्यात वापरताना शब्दांच्या मूळ स्वरूपात बदल करून त्या शब्दांचे जे रूप तयार होते त्यास पद असे म्हणतात। वाक्य या जुमले में इस्तेमाल करते वक्त शब्द के मूल स्वरूपात यानी बुनियादी शक्ल में बदल कर उस शब्द का जो रूप या जो शक्ल तैयार होती है उसे पद कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, अंग्रेजी ये शब्द है, लेकिन अंग्रेजीत ये पद है। अंग्रेजी में ये त आखिरी में शामिल किया गया है, यानी ये शब्द का मूल रूप यानी बुनियादी शक्ल है। जब उसमें तो शामिल किया गया तो ये बुनियादी शक्ल की रूप या शक्ल बदल गई है और उसे हमने क्या कहा है? पद कहा है। प्रकृति और विकृति। प्रकृति किसे कहते हैं? मूळ शब्दाला व्याकरणात प्रकृति असे म्हणतात, यानी बुनियादी शब्द या बुनियादी लफ्ज को ही प्रकृति कहते हैं। विकृति। विकृति म्हणजे शब्दाच्या मूळ रूपाचे बदललेले रूप, यालाच पद असे म्हणतात। विकृति किसी शब्द या किसी लफ्ज की बुनियादी शक्ल की बदली हुई शक्ल है और विकृति को ही पद कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहां देखिए, रहीम ये मूल शब्द यानी बुनियादी लफ्ज है और मूल शब्द को ही प्रकृति कहते हैं। रहीमने। रहीमने में ये ने शामिल किया गया, इसलिए ये बुनियादी शब्द की या मूल शब्द की शक्ल बदल गई है, उसका रूप बदल गया है और ये बदली हुई शक्ल को पद या विकृति कहते हैं। रहीम में ये जो ने ऐड किया गया या ने शामिल किया गया इसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय यानी अफिक्स। अफिक्स की 2 किस्में हैं, प्रेफिक्स और सफिक्स। वाक्य या जुमला किसे कहते हैं? कोणत्याही विचार पूर्ण अर्थाचा असला की त्याला वाक्य असे म्हणतात। वाक्य म्हणजे पूर्ण अर्थाचे बोलणे होय। कोई भी विचार या कोई भी ख्याल मुकम्मल मायनों का रहा तो उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य यानी मुकम्मल मायनों का बोलना है। मिसाल के तौर पर ये जुमला देखिए, ती इंग्रजीत बोलू शकते। ती इंग्रजीत बोलू शकते ये 4 शब्दों से मिलकर बना है। ये 4 शब्द एक खास तरतीब से आए हैं तो इन्हें मायने हासिल हुए हैं। जैसा कि हमने देखा है, शब्दों की 8 किस्में हैं। शब्दों की इन 8 किस्मों को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द को सव्य या वह्य भी कहते हैं, जिसके मायने होते हैं चेंज, बदलना, तब्दील होना। अविकारी शब्द को अव्यय कहते हैं, जिसके मायने हैं अनचेंज, ना बदलना, तब्दीली के बगैर या तब्दील ना होना। इसका मतलब यह कि जब शब्द के इन 4 किस्मों को जुमले में या वाक्य में इस्तेमाल किया जाता है तो इनमें तब्दीली वाक्य होती है। ये बदलते हैं, इनमें ये तब्दील होते हैं। इसलिए नाम, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद को विकारी शब्द या सव्य कहते हैं। उसी तरह ये 4 जो शब्दों की किस्में हैं, जब हम इन्हें वाक्य में
या जुमले में इस्तेमाल करते हैं तो इनमें कोई तब्दीली नहीं होती, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय, शब्दयोगी अव्यय, उभयान्वयी अव्यय और केवल परयोगी अव्यय को अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अब हम शब्दों की इन 8 किस्मों की तारीफ देखेंगे। नाम किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं वगैरह। नाम को इंग्लिश में नाउन कहते हैं और उर्दू में इस्म या नाम कहते हैं। जे शब्द प्रत्यक्षात असलेल्या किंवा काल्पनिक वस्तूंची किंवा त्यांच्या गुणांची नावे असतात त्यांना नाम असे म्हणतात। यानी ऐसे शब्द या ऐसे अल्फाज जो हकीकत में मौजूद रहने वाले या ख्याली चीजों के नाम हैं या उनके खूबियों के नाम होते हैं, उन्हें नाम कहते हैं। मतलब कि जो चीजें हकीकत में मौजूद होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, उन चीजों के नाम, ख्याली चीजों के नाम जिनका हम सिर्फ तस्वर कर सकते हैं, उन चीजों के नाम, और इन सब चीजों में मौजूद खूबियों के नाम को नाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर रहीम, मुलगा, मुंबई, शहर, गुलाब, फूल, गंगा, नदी, परी, क्रिकेट, इमारत, गरीबी। फूल को हम देख सकते हैं, नदी को भी हम देख सकते हैं, लेकिन परी का सिर्फ हम ख्याल या तस्वर कर सकते हैं। यहां पर मिसाल देखिए, रहीम क्रिकेट खेड़तो। यहां पर रहीम भी एक नाम है, क्रिकेट भी एक नाम है। मूले पतंग उड़ोता, मूले ये भी नाम है और यहां पर पतंग ये भी एक नाम है। सर्वनाम को इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं और उर्दू में जमीर कहते हैं। जे शब्द कोणत्याही प्रकारच्या नामायोजी येतात त्यांना सर्वनाम असे म्हणतात। यानी ऐसे शब्द या ऐसे अल्फाज जो कोई भी नाम की जगह पर आते हैं या इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। मिसाल के तौर पर मी, ती, तो, अम्ही, हा, जो वगैरह, ये सब सर्वनाम है। यहां पर देखिए, रहीम शिक्षक बने, तो शिक्षक बने। रहीम की जगह पर यहां पर तो ये सर्वनाम का इस्तेमाल किया गया है। रानी शाळेत जाते, ती शाळेत जाते। रानी ये नाम की जगह पर ती ये सर्वनाम यहां पर इस्तेमाल किया गया है। विशेषण को इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं और उर्दू में इसमें सिफत कहते हैं। जे शब्द नामाबद्दल अधिक माहिती सांगतात व त्यांचा क्षेत्र मर्यादित करतात त्यांना विशेषण असे म्हणतात। यानी ऐसे शब्द या ऐसे अल्फाज जो नाम के बारे में ज्यादा मालूमात देते हैं और उनका क्षेत्र यानी इलाका महदूद करते हैं, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण की मिसालें देखिए, कड़ू, गोड़, दहा, त्यांचा वगैरह। यहां पर देखिए, ही झाड़े आहेत। अब झाड़ सूखा भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। मला आंबा आवडतो। अब आम खट्टा भी हो सकता है और मीठा भी हो सकता है। लेकिन यहां पर देखिए, ही हिरवी झाड़े आहेत। यहां पर हमें पता चल रहा है कि हम किस किस्म के झाड़ों के बारे में बात कर रहे हैं। हम हिरवी झाड़े के बारे में बात कर रहे हैं। हिरवी ये विशेषण है। क्यों विशेषण है? क्योंकि ये झाड़े ये नाम के बारे में ज्यादा मालूमात दे रहा है कि हम सिर्फ हरे झाड़ के बारे में बात कर रहे हैं और उसका क्षेत्र यानी इलाका भी महदूद कर रहा है। कोई भी झाड़ के बारे में नहीं, सिर्फ हरे झाड़ के बारे में बात कर रहे हैं। मला गोड़ अंबा आवडतो। यहां पर नाम है अंबा, आम, और गोड़ है विशेषण। गोड़ क्यों विशेषण है? क्योंकि ये अंबा ये नाम के बारे में ज्यादा मालूमात दे रहा है और उसका क्षेत्र या इलाका महदूद कर रहा है। क्योंकि ये सिर्फ गोड़ यानी मीठे आम के बारे में ही बोल रहा है,
खट्टे आम ये दूसरे आम के बारे में नहीं बोल रहा। क्रियापद, क्रियापद को इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और उर्दू में फेल कहते हैं। जे शब्द क्रिया दाखवून वाक्याचा अर्थ पूर्ण करतात त्यांना क्रियापद असे म्हणतात। ऐसे शब्द या अल्फाज जो कोई काम दिखाकर जुमले के मायने मुकम्मल या पूरे करता है उसे क्रियापद कहते हैं। मिसाल के तौर पर बसतो, जाईल, आहे वगैरह ये क्रियापद की मिसालें हैं। यहां पर देखिए, सचिन क्रिकेट, रानी शाळेत, सलमान व्याकरण, रहीम अभ्यास। तो यहां से हमें मुकम्मल मायनों का पता नहीं चल रहा है और ये हम कह सकते हैं कि ये नामुकम्मल वाक्य या नामुकम्मल जुमला है। इससे हमें मुकम्मल या पूरे मायनों का एहसास नहीं हो रहा है। सचिन क्रिकेट क्या, इसका मतलब क्या हो रहा है? अधूरा मतलब हो रहा है। इसलिए जब सचिन क्रिकेट खेड़तो, खेड़तो ये क्रियापद है। ये एक काम या एक क्रिया मुकम्मल दिखा रहा है। कौन सी क्रिया या कौन सा काम मुकम्मल दिखा रहा है? खेलने का काम मुकम्मल दिखा रहा है। सचिन के क्रिकेट खेलने का काम खेड़तो ये क्रियापद दिखा रहा है। उसी तरह रानी शाळेत जाते, जाते ये क्रियापद है। ये रानी के स्कूल में जाने की क्रिया दिखा रहा है, जाने की क्रिया दिखा रहा है। उसी तरह सलमान व्याकरण शिकतो, ये सीखने की क्रिया दिखा रहा है, सीखने का काम दिखा रहा है। सलमान का ग्रामर या व्याकरण सीखने का काम शिकतो ये क्रियापद दिखा रहा है। उसी तरह रहीम अभ्यास करतो, ये कोई काम करने की क्रिया दिखा रहा है। ये काम कौन सा काम दिखा रहा है? अभ्यास करने का, पढ़ाई करने का काम करतो दिखा रहा है। इसलिए हमने कहा है कि क्रियापद क्रिया दिखाकर वाक्य का अर्थ पूरा करता है। इसलिए किसी भी जुमले में या किसी भी वाक्य में क्रियापद होता ही है। क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय को इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं और उर्दू में मुतालिक फेल कहते हैं। जे शब्द क्रियापदाबद्दल अधिक माहिती सांगतात त्यांना क्रियाविशेषण असे म्हणतात। ऐसे शब्द या ऐसे अल्फाज जो क्रियापद के बारे में ज्यादा मालूमात देते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। मिसाल के तौर पर आज, काल, दररोज, तिथे, फार वगैरह ये क्रिया विशेषण अव्यय के मिसालें हैं। यहां पर देखिए, अभ्यास करावे, करावे ये क्रियापद है। ये अभ्यास यानी पढ़ाई करने का काम दिखा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, दररोज अभ्यास करावे, अभ्यास करने का काम कब हो रहा है? हमेशा हो रहा है, दररोज। इसलिए ये क्रियापद के बारे में ज्यादा मालूमात दे रहा है। अभ्यास तो करना है लेकिन दररोज करना है, दररोज। उसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, मी शाळेत गेलो, जाने का काम हुआ है लेकिन कब हुआ है इससे हमें यहां पर पता नहीं चल रहा है। लेकिन यहां पर देखिए, काल मी शाळेत गेलो, शाळेत यानी स्कूल में जाने का काम कब हुआ है? कल हुआ है। इसलिए ये गेलो ये क्रियापद के बारे में काल ये क्रिया विशेषण ज्यादा माहिती यानी ज्यादा मालूमात दे रहा है। इसलिए काल यहां पर क्रिया विशेषण अव्यय है। उसी तरह सेंटेंस 3 में देखिए, सलमान अभ्यास करतो, सलमान पढ़ाई करता है। पढ़ाई करने का काम यहां पर दिखाया जा रहा है लेकिन कब करता है ये देखिए, सलमान नेहमी अभ्यास करतो, पढ़ाई करने का काम तो हो रहा है लेकिन कब हो रहा है? यहां पर हमेशा हो रहा है। यह क्रिया विशेषण जाहिर करता है यानी क्रियापद के बारे में ज्यादा मालूमात देता है। शब्दयोगी अव्यय, शब्दयोगी अव्यय को इंग्लिश में पोस्ट पोजिशंस कहते हैं
और उर्दू में हुर्फ जार कहते हैं. जे शब्द नामांना किंवा सर्वनामांना जोडून येतात व वाक्यातील शब्दांचा संबंध दाखवितात त्यांना शब्दयोगी अव्यय असे म्हणतात. ऐसे शब्द या ऐसे अल्फाज जो नाम के साथ या सर्वनाम के साथ जोड़कर या मिलकर आते हैं और वाक्य या जुमले में मौजूद शब्दों का एक दूसरों से संबंध या रिश्ता दिखाते हैं उसे शब्दयोगी अव्यय कहते हैं. मिसाल के तौर पर झाडाखाली, झाडावर, देशासाठी वगैरह. यहां पर देखिए, ही बाग लहान मुलासाठी आहे. गुरुजी फळ्याजवळ उभे राहून शिकवत होते. अभ्यासाकडे लक्ष दिया. इसमें यहां पर सेंटेंस नंबर 1 में मूला के साथ साठी ये शब्दयोगी अव्यय जोड़कर आया है, मिलाकर लिखा गया है. मूले क्या है? नाम है, और नाम के साथ साठी ये शब्दयोगी अव्यय जोड़कर या मिलाकर लिखा गया है. उसी तरह फल, फल ये नाम है और उसमें जवड़ ये शब्दयोगी अव्यय जोड़ा गया है. उसी तरह अभ्यास, अभ्यास ये एक नाम है और उसमें कड़े ये शब्दयोगी अव्यय जोड़ा गया है. उभयान्वी अव्यय, उभयान्वी अव्यय को इंग्लिश में कंजंक्शन कहते हैं और उर्दू में हुर्फ अत्फ कहते हैं. जे शब्द दोन शब्द किंवा दोन वाक्य यांना जोडतात त्यांना उभयान्वी अव्यय असे म्हणतात. ऐसे अल्फाज या ऐसे शब्द जो दो शब्द को जोड़ते हैं या दो वाक्य को जोड़ते हैं उसे उभयान्वी अव्यय कहते हैं. उभयान्वी अव्यय की मिसालें देखिए. व, आणि, शिवाय, किंवा, पण, परंतु, म्हणून वगैरह. यहां पे देखिए सेंटेंस, राम आणि रहीम शाळेत जातात. आणि ये उभयान्वी अव्यय है और इसने दो शब्द राम और रहीम को जोड़ा है. इसी तरह घरी पाहुणे आले आणि लाईट गेली. आणि ये उभयान्वी अव्यय ने यहां पर दो वाक्य यानी दो जुमलों को जोड़ा है. ये एक जुमला और ये एक जुमला, दो जुमले आणि ये उभयान्वी अव्यय से जोड़े गए हैं. उसी तरह यहां पर लगन छान झाले पण जेवण बरोबर न होते. पण ये उभयान्वी अव्यय ने दो वाक्य एक और एक इनको जोड़ा है. इसी तरह यहां पर ती नेहमी अभ्यास करते म्हणून ती नेहमी प्रथम येते. म्हणून ये उभयान्वी अव्यय से दो वाक्यों को जोड़ा गया है. केवल प्रयोगी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय को इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं और उर्दू में फजाइया लफ्ज या फजाइया कलमा कहते हैं. जे शब्द आपल्या मनातील वृत्ती किंवा भावना व्यक्त करतात त्यांना केवल प्रयोगी अव्यय किंवा उद्गारवाची शब्द असे म्हणतात. ऐसे अल्फाज जो हमारे दिल व दिमाग का रुझान जाहिर करते हैं या जज्बात का इजहार करते हैं उन्हें केवल प्रयोगी अव्यय कहते हैं. केवल प्रयोगी अव्यय का इस्तेमाल हमारे जज्बात जैसे खुशी, गम, ताज्जुब वगैरह को जाहिर करने के लिए किया जाता है. केवल प्रयोगी अव्यय की मिसालें देखिए. आहा, वाह वाह, वाह, अरे रे, अब. यहां पर आहा किती सुंदर दृश्य आहे यानी आहा कितना सुंदर, कितना खूबसूरत नजारा है. अरे रे खूब वाईट झाले. अरे रे बहुत खराब हुआ. अब केवड़ा मोटा सांप. अब कितना बड़ा सांप. आहा, अरे रे, अब ये केवल प्रयोगी अव्यय है
और ये हमारे जज्बात का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर खुशी दिखाई गई है, यहाँ पर गम का इजहार दिखाया गया है और यहाँ पर ताज्जुब का इजहार दिखाया गया है। शब्दांचा जाति, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम टॉपिक है। 40 to 50% क्वेश्चन हर एग्जाम में इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें 8 सब टॉपिक्स है और इन 8 टॉपिक्स की भी कई किस्में हैं। इसलिए इसे अच्छे से कवर करने के लिए हमें थोड़ा वक्त लगेगा। शब्द के इन 8 किस्मों के बारे में नेक्स्ट 15 से 20 लेक्चर्स में हम डिटेल में स्टडी करेंगे।